दारोमदार लुत्फ का होता है तास रात पर, मौत पर कोई हंस दिया रोया कोई हयात पर। बिल्कुल। आई बहार खिल गए चमन में फूल हर तरफ, आंसू बहाए उसने खंदरे कायनात पर। बात वैसे तो सबसे 1 2 3 नंबर पे मेरे को निश्चय ही कहना चाहिए था। ठीक है। 1 और 2 और 3 अच्छा, तीनों पे तीनों निश्चय ही है। धन लक्ष्मी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धान्य भी लक्ष्मी है, संतोष भी लक्ष्मी है, बिल्कुल। स्वास्थ्य भी लक्ष्मी है। अग्रवाल समाज में एक बात कही जाती है कि लक्ष्मी को माता की तरह आदर करके रखोगे, जैसे अपनी माँ का आदर करते हो, तो लक्ष्मी आपके पास बनी रहेगी। बहुत बढ़िया। मैंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे 2018 में इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी ली, अग्रसेन द्वारका की। और पहले साल में ही मैंने जो 4 करोड़ रुपए का घाटा था वो ख़त्म किया। ओके। और जो चैरिटी होती थी उसको कम से कम 10 गुना बढ़ाया। मास्टर जी ने पढ़ा था मनी बिगेट्स मनी, तो थोड़ी देर में वो लाला जी भी देखता रहा, कुछ नहीं बोला, तो पैसा छूट के उसके अंदर गिर गया। बोला भाई क्यों, ये ऐसे क्यों कर रहा था? बोला जी मास्टर जी ने पढ़ा था पैसे को पैसा खींचता, मैं तो देख रहा था खींचेगा नहीं। बोला नीचे ज़्यादा था उसने खींच लिया। तो भाई कि आप कितना मार्जिन ले रहे हैं, उससे ज़्यादा आप मार्जिन लेके तो एक किस्म की चोरी होती है। कि महाराजा अग्रसेन जो थे वो क्षत्रिय थे जी। महाराजा अग्रसेन ने जब, अच्छा, क्षत्रिय थे वो? क्षत्रिय थे। ये मैं पहली बार सुन पा रहा हूँ ये बात। महाराजा मुझे लगा कि अग्रसेन, वो शायद गोत्र भी अग्रवाल वहीं से निकला हो, शायद वहीं से निकला। तो जो हमारी कमेटी है वो अपने कर्म से, अपने व्यवहार से अपने बच्चों को सिखाती है कि मेहनत करके खाना है, हक हलाल की कमाई खानी है, बिल्कुल। किसी को लूटना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है। निश्चय अगर पक्का है तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। बिल्कुल। बस रिक्शा वाला सामान लेके वजन ज़्यादा लाद के चलते थे, उनको धक्का लगाता था कि सागरपुर की गलियां ऐसी थी, उनकी मदद करता था फिजूल में। हमने भी वहाँ रहने के लिए जगह दे दी उसको, उन्होंने अपना, रिक्शा वालों ने उनका खाने पीने का इंतजाम, हमारी साफ़ सफाई करता था, सारे काम करता था। ठीक है। उस बंदे की सक्सेस स्टोरी मैं बताऊँ कि आज उसकी बहुत अच्छी दुकान है बिल्डिंग मेटल की। मैं हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था, कोविड के टाइम पे बहुत मेहनत की। मैंने शायद लाइफ में कभी इतनी मेहनत नहीं की जितनी कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल में मैंने मेहनत की। उस समय मैंने ये नोटिस किया कि जिनके अंदर विश्वास था ना वो पार कर गए, और जो हौसला तोड़ गए हो गए। तरह से लिया जाए कि व्यक्ति जो है, एक तो हिम्मत ना हारे, दूसरे अपने यहाँ एक संकल्प रखे कि मुझे इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तब वो कर पाएगा, और सच्चे मन से उसके लिए मेहनत करे। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चे मन से मेहनत। यही ना? बिल्कुल, सच्चे मन से अगर आप मेहनत करते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता सफलता से। लेकिन कुछ एक उदाहरण है, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि मेरी जैसे माता हैं तो उनका नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी है। अब मैं सोचता हूँ कि अगर लक्ष्मी देवी मेरी माता का नाम है तो मैं अनंत हूँ, और यहाँ आपके साथ में चर्चा में व्यस्त हूँ, पॉडकास्ट में। मेरी माता का नाम अगर कोई गांधी होता तो मैं देश का राजा होता। ऐसा क्यों नहीं है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो भाग्य निर्धारित करता है, वो प्रारब्ध निर्धारित करता है कि आपको कहाँ पैदा होना है, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। आज कौशिक जी को अगर ये डैन न्यूज़ को दुनिया जानती है, कम से कम आपके क्षेत्र में लोग जानते हैं, तो आपकी मेहनत की वजह से जानते हैं ना। साधन बहुत कम थे, लेकिन जब होता है ना कम है, लेकिन उसके अंदर मैनेज करते थे लोग बहुत अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। आज लोग क्या करते हैं, दूसरों को देख के इसके पास तो कार है, और वो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एंजॉय नहीं करते। उसके अलावा टुकड़ी गाटर वगैरह और बिल्डिंग मेटल वगैरह का काम था, तो वो मैंने संभाल लिया था। फिर तो वहाँ पे बैठना शुरू किया, और धीरे धीरे हमने अपने व्यवहार से ऐसा वहाँ पे माहौल बनाया कि उस एरिया की, बिल्कुल, वो आने वाले 5-7 साल में सबसे मशहूर दुकान हो गई। हमने एक बात का असूल रखा कि समय के साथ साथ अपने व्यापार को ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहो। पहले हम टिया टुकड़ी रखते थे, बाद में हमने सरिया का और सीमेंट का काम मेन किया, बिल्डिंग मेटल के साथ था। बिल्कुल। तो सरिया सीमेंट में हमारी यहाँ की, मतलब आसपास के इलाके में सबसे टॉप का काम रहा हमारा। और जैसे जैसे हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट ठीक होगी, एक्सपर्टाइज होगी, फिर हमने USA, UK, डेनमार्क, नॉर्वे, सब जगह हम ये गारमेंट्स सप्लाई करते हैं, लेदर गारमेंट्स। और काफ़ी अच्छा हमने काम किया, 7-8-10 साल तक बहुत अच्छा काम किया हमने।
नमस्कार दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। ज़िंदगी का जो सफ़र है कभी आसान नहीं होता। ज़िंदगी में तमाम जो उतार चढ़ाव हैं वो आते हैं, लेकिन जो सफल लोग हैं वो उनसे कैसे लड़ते हैं और कैसे अपनी जो मंजिल है उसके मुकाम तक पहुंचते हैं। आज हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वीरेंद्र गर्ग साहब, पश्चिमी दिल्ली में जिनका लगभग कहीं सिक्का चलता है तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं और बहुत सफल उद्यमी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। गर्ग साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी जो जर्नी है। आमतौर पे देखा जाता है कि लोग बड़ा नीचे से शुरुआत करते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, ज़मीन से उठ के जो है वो आसमान की जो बुलंदियां हैं उसको तय करते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी आपकी हमने सुनी है, तो दर्शकों को आप ये बताएं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह के दिन थे, किस तरह का माहौल हुआ करता था, किस तरह की परवरिश आपको मिली और आज आप जो फर्श से अर्श पे पहुँचे हैं इसके पीछे की कहानी क्या है? जी देखिए, मेरा जन्म जींद डिस्ट्रिक्ट के एक सामलो कला गांव में हुआ जी, और बचपन की जो इनिशियल पढ़ाई है वो भी गांव में हुई। बिल्कुल। जैसे आप देखें, हिंदुस्तान में उस समय पे जो संसाधन थे बहुत ही लिमिटेड थे। बिल्कुल बिल्कुल। और विशेष तौर पर गांव में शिक्षा का, चिकित्सा का, संसाधनों का बहुत अभाव था। मतलब किसी के पास साइकिल होना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। रेडियो सब लोग इकट्ठे होकर सुनते थे, हमने बचपन में देखा है। वो किन दिनों की बातें हैं? अगर मैं 10 तो मैं 62 का मेरा बर्थ है। ओके। तो बचपन में हमने देखा कि संसाधन बहुत कम होते थे गांव में, लेकिन ये मतलब ये ध्यान देने की बात है कि खुशी उस समय से ज़्यादा थी लोगों के पास। बिल्कुल। मेल जो लोगों के पास इस समय से ज़्यादा था। लोग मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के सुख में दुख में हाथ बटाते थे। बिल्कुल। और एक दूसरे को देख के खुश होते थे और किसी का काम आना बड़ा खुशी की बात समझते थे। बिल्कुल। तो उस माहौल में हमारा जन्म हुआ, उस गांव में। और हमारे गांव में जो साधन थे उनके साथ मेरी जो शिक्षा शुरू हुई। बाद में हमने उसके नज़दीक एक मंडी है, जुलाना मंडी, वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। वहाँ पे फिर प्राइमरी एजुकेशन बाद में हुई, सेकेंडरी भी वहीं पे हुई। और रोहतक हमारे से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पड़ता था मंडी से जी। वहाँ पे मैंने कॉलेज की एजुकेशन प्राप्त करी। ओके। और उसके बाद में फिर आपका जो दिल्ली तक का सफ़र रहा वो किस तरह से शुरू हुआ? और ख़ासतौर पे मैं जानना चाहूँगा कि परिवार की जो आपकी आर्थिक स्थिति थी जुलाना में, वो कैसी थी उस समय? देखिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, देश में संसाधनों की बहुत कमी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस जैसे जैसे देश ने तरक्की की है, ज़्यादातर लोगों ने तरक्की की है। बिल्कुल। मैं आपकी नज़र घुमा के जब देखता हूँ तो गाँव में जैसे संसाधन थे उसके हिसाब से सफिशिएंट थे। बिल्कुल। लेकिन आज के हिसाब से देखें तो कुछ नहीं थे। उस समय हमारा जो गांव था वो उस समय भी बहुत अच्छा एक गांव माना जाता था। लोग खेती करते थे, मेहनत करते थे और मेहनत करके अपना बढ़िया रोजगार चलाते थे और साथ में खुश बहुत रहते थे। मतलब उस टाइम का वो संपन्न एक गांव हुआ, वो एक किस्म से उस समय के हिसाब से संपन्न गांव था। और लोगों की लेकिन आज से हम कंपेयर करते हैं ना तो फिर बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बिजली होती नहीं थी। बिजली मेरी याद में आई वहाँ पे, और एक 0 वाट का बल्ब जलता था शाम को। बिल्कुल। वो मेरे को याद है। और स्ट्रीट लाइट वगैरह का मतलब ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, साधन बहुत कम थे, लेकिन जब होता ना कम है लेकिन उसके अंदर मैनेज करते थे लोग बहुत अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। आज लोग क्या करते हैं, दूसरों को देख के इसके पास तो कार है और वो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एंजॉय नहीं करते। एक जेलसी भी लोगों के मन में एंजॉय नहीं करते। एंजॉय नहीं करते। उस समय लाइफ जो थी हार्डशिप थी, लेकिन उस हार्डशिप को लोग एंजॉय करते थे। बिल्कुल। और हम भी उन्हीं में थे। वो हार्डशिप जो थी वो भी बड़ी मतलब अच्छी लगती थी। ठीक है। तो जुलाना से आप रोहतक पहुंचे पढ़ाई के लिए, कॉलेज करने। उसके बाद फिर रोहतक से दिल्ली? रोहतक में डेली पैसेंजर था। ओके। हर रोज सुबह जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे। तो वहाँ से मैंने कॉलेज किया। वाया ट्रेन? हाँ, ट्रेन से भी जाते थे, कभी कभी बस से भी जाते थे। ओके। लेकिन स्टूडेंट पास बनता था उन दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, किसी से भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के बाद फिर मैंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था।
दिल्ली में आ गया था। ओके। दिल्ली में आके मैंने रेलवे की ठेकेदारी शुरू की। अच्छा। मेरे चाचा जी हैं महावीर गुप्ता जी, उनके साथ में मैंने रेलवे की जो बेलेस्ट रोड़ा जो रेलवे लाइन के साथ डलता है, बिल्कुल। इस सप्लाई का काम मैंने शुरू किया था। अच्छा, चाचा जी पहले से यहाँ एस्टेब्लिश थे? हाँ, चाचा जी पहले थे। ओके। मेरे 6 चाचा हैं, 6 आज भी पंजाबी बाग में हम साथ ही रहते हैं। तो यहीं पे दिल्ली में रहते हैं, पहले से उनका अपना व्यवसाय था ये। ठीक है। तो वो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद हुआ क्या, कुछ दिन बाद मतलब हमारे पिताजी जब हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया 84 में, तो फादर एक्सपायर हो गए अनफॉर्चुनेटली। बड़ा अर्ली स्टेज थी हमारी, मतलब मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। जीवन का शुरुआती दौर 22 साल का था। 22-24 साल। और दोनों भाई छोटे थे मेरे से। हाँ। 2 बड़ी सिस्टर, उनकी शादी हो चुकी थी। तो उस समय बहुत बड़ा एक झटका था ये बिल्कुल बिल्कुल परिवार के लिए, कि फादर की एज भी बड़ी यंग थी, 45-46 ईयर्स के थे उस समय। बाप रे। हाँ, बिल्कुल जवान थे। हाँ, जवान थे। तो लेकिन परिवार का बहुत साथ मिला। जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, जितने भी लोग आप जैसे मिलने वाले हैं, सबका बड़ा साथ मिला। बिल्कुल। तो उससे आगे बढ़ने में बड़ी मदद मिली। तो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर से फिर एक सफल व्यवसायी किस तरह से बने? क्या कुछ व्यवसाय आपने शुरू देखिए, एक डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। हमने हमेशा यही सीखा अपने बड़ों से कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होती है कि आप सामने वाला भी और आप भी दोनों विन विन सिचुएशन में हो। बिल्कुल। हमने बिजनेस का ये असूल रखा कि कभी किसी को ऐसी नियत नहीं रखी किसी से ज़्यादा कमा लें। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा हक का बनता है वही कमाना चाहिए। इस नियत के साथ हमने अपनी दुकानदारी, फिर मैंने रेलवे की कॉन्ट्रैक्टर 6 महीने काम किया मैंने। तो फादर के एक्सपायर होने के बाद फिर मैंने उनकी दुकान जो उन्होंने शुरू की थी, ओके, पंखा रोड पे हमने उस समय ना छत जो बनती थी, पत्थर टियारन की छत बनती थी, बिल्कुल। तो हम वो सामान रखते थे। उसके अलावा टुकड़ी गाटर। हाँ, टुकड़ी गाटर वगैरह और बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का काम था, तो वो मैंने संभाल लिया था। फिर तो वहाँ पे बैठना शुरू किया और धीरे धीरे हमने अपने व्यवहार से ऐसा वहाँ पे माहौल बनाया कि उस एरिया की बिल्कुल वो आने वाले 5-7 साल में सबसे मशहूर दुकान होगी। ओके। कि जहाँ पे आपको बिल्कुल रीजनेबल सामान मिलेगा, असली सामान मिलेगा, ठीक रेट में मिलेगा। हाँ, मतलब अपने व्यवहार से हमने अपनी वहाँ पे काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बनाई। अच्छी पैठ बनाई। हाँ। और इसके बाद में क्या कोई आपको लगा कोई ऐसा फेज़ आया हो जब दुख हो, तकलीफ़ें हों या कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ा हो, जिससे निकलने में, जिससे जूझने में आपको वक्त लगा हो? देखिए, ये लाइफ है। हाँ इसमें फेज़ आते रहते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जी जी, इसमें आप इससे बच नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जीवन धूप छाँव का नाम है। तो धूप छाँव आते हैं, उनको जब आप अच्छे समय को परमात्मा का प्रसाद समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको भी परमात्मा का प्रसाद समझना पड़ेगा आपको जब कष्ट आते हैं। तो यही समझ के हमने उन कष्टों को अपना सहन किया। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक तो यही था, जैसे दिल्ली में शिफ्ट हुए उस समय फादर का चले जाना। उसके बाद ये बिज़नेस की परेशानियाँ, इस तरह की परेशानियाँ तो नॉर्मल है, चलती रही। लेकिन उनको हमने सबने मिल के और अपने जो अपने साथी थे, अपने परिवार, अपने चाचा जी वगैरह सबकी गाइडेंस से हमने उसको सबको पार पाया। और हमने एक बात का असूल रखा कि समय के साथ साथ अपने व्यापार को ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहो। पहले हम टियार टुकड़ी रखते थे, बाद में हमने सरिया का और सीमेंट का काम मेन किया, बिल्डिंग मटेरियल के साथ था। बिल्कुल। तो सरिया सीमेंट में हमारी यहाँ की मतलब आसपास के इलाके में सबसे टॉप का काम रहा हमारा। क्योंकि हमेशा हम स्टैंडर्ड का माल बेचते थे। मेरे पास राठी की डीलरशिप रही, पहले DSR चलता था, दिल्ली स्टील रोलिंग मिल, उसकी डीलरशिप रही। बाद में हमने टाटा की डीलरशिप ली। मतलब स्टैंडर्ड का काम एक सामान रखा हमने, जिससे लोगों को ये विश्वास हो गया कि 2 पैसे कम ज़्यादा होगा तो भी चीज़ असली मिलेगी, चीज़ सही मिलेगी और रीजनेबल रेट में मिलेगी। उसी चीज़ ने उस रेपुटेशन हमारे को पे किया। और व्यवसाय का मंत्रा भी आपका यही है, उचित काम करें, ठीक से काम करें, ईमानदारी से काम करें, कम मार्जिन पे काम करें। हाँ, रीजनेबल मार्जिन होना चाहिए। सामने वाला जब कहीं कोई बताता है, उसको पता लगता है, तो उसको ये लगना चाहिए कि मेरे को ठीक रेट में माल मिल रहा है, सही माल मिल रहा है, पूरा माल मिल रहा है। तो उससे क्या है, बंदा दूसरे को भी रिकमेंड करता है। बिल्कुल। एक वर्ड माउथ पब्लिसिटी बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हमने उसी पे हमेशा ध्यान दिया
कि वर्ड माउथ पब्लिसिटी जो है वो आपको कामयाब बनाती है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे मेरे ब्रदर्स ने मेरे साथ ज्वाइन किया तो उसके साथ हमने व्यापार को थोड़ा बढ़ाया। फिर हमने राजीव गांधी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, एक्सपोर्ट का काम उन्होंने काफ़ी प्रमोट करवाया। ओके। तो उस समय हमारे मन में इच्छा होती थी कि हमें एक्सपोर्ट का काम करना है और हमने वो मन में फैसला लेके छोटे भाई के साथ मिलके मैंने लेदर गारमेंट्स के एक्सपोर्ट का काम किया हमने। ओके। हाँ। और कहाँ एक्सपोर्ट करते थे, किन कंट्रीज को? हमने शुरू में पैक शिपमेंट से शुरू किया, मतलब जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका माल बनाते थे शुरू में। ओके। और जैसे जैसे हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट ठीक होगी, एक्सपर्टाइज होगी, फिर हमने यूएसए, यूके, डेनमार्क, नॉर्वे, सब जगह हम ये गारमेंट्स सप्लाई करते हैं, लेदर गारमेंट्स। ओके। और काफ़ी अच्छा हमने काम किया, 7, 8, 10-12 साल तक बहुत अच्छा काम किया हमने। अगर आज की मैं बात करूं तो वीरेंद्र गर्ग जो हैं, कितने जो एक्सपेक्ट हैं, कितने तरह के जो बिजनेस हैं उनमें आप इन्वॉल्व हैं और कहाँ कहाँ तक आपका जो कारोबार है वो फैला हुआ है? देखिए, सच तो ये है कि आजकल मेरा ध्यान सामाजिक कामों में ज़्यादा है। ठीक है, मैं उस पहलू पे आऊँगा इस सवाल के बाद। लेकिन बिजनेस की जहाँ तक बात है, परमात्मा की बहुत बड़ी दया है कि हमने जैसा सोचा था वैसा भगवान ने हमारे को फल दिया है और हम अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कह सकते हैं। जी जी जी। और बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी के पास अरबों हो, अगर वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो बेकार है उतने होना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो परमात्मा ने जो हमें दिया है, हमें लगता है ये बहुत बड़ा परमात्मा की अपार कृपा है। बिल्कुल। ये उनका प्रसाद है, तो प्रसाद को तो प्रफुल्लित मन से ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो परिवार जो है वो बहुत खुश है और परमात्मा ने बहुत अच्छा हमारे को ये अब एक मुकाम प्राप्त करवाया है। बिल्कुल। गर्ग साहब, एक खास बात मैं यहाँ पूछना चाहूँगा आपसे। कई तरह के जो प्रोस्पेक्ट हैं वो चलते हैं समाज में। एक बहुत पुरानी कहावत है और चूँकि आप गांव से जुड़े रहे हैं तो आप बेहतर जानते होंगे। एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसके मायने तो आप जानते हैं, वो बताना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तो इस तरह की जो कहावतें हैं वो प्रेरित करती हैं व्यक्ति को कि बहुत ज़्यादा क्यों कमाना है, किसके लिए कमाना है। अगर बच्चे योग्य होंगे तो वो अपने आप जो धन अर्जन है उसको कर लेंगे, अपना जीविकोपार्जन कर लेंगे। तो आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं इस कहावत को कि एक तय सीमा जो है उस तक ही जोड़ के रखा जाए या फिर इतना धन जोड़ दिया जाए कि जो आपकी कई पुश्तें हैं वो जो है एंजॉय कर सकें अपने जीवन को? जी। अब असली बात इसमें यह है कि जो एंजॉयमेंट की आपने बात की है, एंजॉयमेंट पैसे में है ही नहीं। बिल्कुल। एंजॉयमेंट तो आपके स्वभाव में है। एक मेरे को याद नहीं आ रहा किस कवि ने लिखा है, किस शायर ने लिखा है कि दारोम दार लुत्फ का होता है तास रात पर, मौत पर कोई हंस दिया, रोया कोई हयात पर। बिल्कुल। आई बाहर खिल गए चमन में फूल हर तरफ, आंसू बहाए उसने खंदरे कायनात पर। बात बहुत बढ़िया। तो देखिए, आप उदाहरण देखें, अपने देश में ही देखें, अरबों खरबों हैं लेकिन भाइयों में प्यार नहीं है। प्यार नहीं है। बच्चे बाप की बात नहीं मानते, बच्चे बाप पे ध्यान नहीं देते, उस पैसे का क्या फ़ायदा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ अग्रवाल समाज में एक बहुत ज़रूरी बात सिखाई जाती है कि जो धन है वो अच्छे सोर्स से आपके पास आना चाहिए और अच्छे कामों में लगना चाहिए। धन का एक पर्टिकुलर हिस्सा, एक भाग, जैसे सरदार लोग करते हैं, गुरुद्वारा में भेजते हैं, एक भाग समाज सेवा में लगना बड़ा ज़रूरी है। आपका धन शुद्ध हो जाता है उससे, और उससे आपके परिवार में खुशी आती है, संपन्नता आती है। लक्ष्मी एक पैसा लक्ष्मी नहीं होती। बिल्कुल। लक्ष्मी के बहुत सारे रूप हैं। धन लक्ष्मी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धान्य भी लक्ष्मी है, संतोष भी लक्ष्मी है, बिल्कुल, स्वास्थ्य भी लक्ष्मी है, जो परिवार में सौहार्द है वो भी बहुत बड़ी लक्ष्मी है, आपकी समाज में प्रतिष्ठा है वो भी एक लक्ष्मी है। बिल्कुल। तो लक्ष्मी के अनेकों रूप हैं। वो सारे रूप प्राप्त करने हैं तो आपको सही सोर्स से धन को कमाना और उसमें से कुछ धन समाज सेवा में खर्च करना। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सेगमेंट है। ये मेरे पूछने के पीछे एक विशेष कारण था। कारण ये था कि आप पर्टिकुलर जिस उस समय
से आते हैं, जिस एरा में आप पैदा हुए, जो जीवन आपने देखा, अपने आसपास में जो बुज़ुर्ग लोगों को देखा, संयुक्त परिवारों को आप लोगों ने देखा, उस समय की जो सोच थी वो एक अलग और महान सोच हुआ करती थी। समय के साथ जो है वो सोच भी बदलती है। परिवार आज माइक्रो यूनिट पर परिवार आ गए। आप देखें द्वारका में एक पति पत्नी और बच्चा, इसी को परिवार की संज्ञा दे दी जाती है। माता पिता बेचारे गांव में पड़े हैं, किन हालात में जी रहे हैं। तो उस प्रोस्पेक्ट में अगर देखें तो आज के दौर में जब बच्चा बड़ा होते ही अपनी शादी की या फिर अपना लिव इन में रहा और अपना निकल गया माँ बाप को छोड़ के, तो वो मूल्यों को जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो कितना छोड़ के जाएं, क्योंकि उस समय के जो पेरेंट हुआ करते थे वो शिक्षा देते थे कि आपको कमाना है और खाना है और आपको ही आगे बढ़ना है। हम आपको एक हद तक एक रास्ता जो है वहाँ तक ले जा सकते हैं, उसके बाद जो जर्नी है वो आप करेंगे, आशीर्वाद और सहयोग हमारा प्राप्त होगा। देखिए, दो अलग अलग सेगमेंट हैं। एक तो बिजनेस कम्युनिटी है और एक सर्विस कम्युनिटी है। ठीक है। बिजनेस कम्युनिटी में ये जो आप बात कर रहे हैं, जोड़ना, धन इकट्ठा करना, ये ज़रूरी है। एक व्यापार को एस्टेब्लिश करना ताकि आपके बच्चे उस व्यापार को आगे बढ़ाएं। और आजकल तो हमारे बच्चे भी जो नए संदर्भ में, जैसे आज सिस्टम बनता जा रहा है दुनिया का, पढ़ लिख के हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि कोई अच्छी जॉब करें, और हम भी चाहते हैं कि कुछ समय वो जॉब करें, क्योंकि हमने एक जो काम किया है, अपना जो व्यापार किया है, वो सिंपल तरीके से किया है। जो व्यापार हमने शुरू से अपने पुरखों से सीखा। बिल्कुल। आज व्यापार कॉर्पोरेट वे में होता है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे साल 2 साल 3 साल कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने के बाद कहीं किसी अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब करें, ताकि वो हायरार्की को, कॉर्पोरेट वे को समझ के अपने बिजनेस को नए समय के हिसाब से, कॉन्टेम्प्रेरी जो समसामयिक जो ज़रूरतें हैं, जो नॉलेज है, उनके पास हो। बिल्कुल। और उसके लिए वो चीज़ ज़रूरी है। लेकिन और उसकी व्यापार में मुश्किलात है, उससे भी परिचित हो सकें वो। व्यापार में ये ज़रूरी है कि आपके पास प्लेटफॉर्म हो। बिल्कुल। लेकिन सर्विस में आपके पास एजुकेशन हो, वो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स एजुकेशन देते हैं, लेकिन भारतीय संस्कार के विपरीत बहुत सारे बच्चे, सब नहीं कहूँगा मैं, आज जितने अच्छे मूल्य हमारे देश में हैं उतने शायद ही कहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन इन मूल्यों को पाश्चात्य नकल करके बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। माँ बाप ने अपनी पूरी खून पसीना लगा के बच्चे को काबिल बनाया, और वो नौकरी पाते ही फिर वो बम्बई की भाषा में नौकरी और छोकरी, और वो अपना उड़ जाता है। बिल्कुल। वो गलत है। इसके लिए हमारे समाज ने, हमारे कानून ने भी बहुत सारी ये समझते हुए बहुत सारे कायदे बनाए हैं, नियम बनाए हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, हमारे जैसे देश में जब वृद्ध आश्रमों की ज़रूरत पड़ने लगी है। बिल्कुल। ये विचारणीय विषय है। आज ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारा देश अपने जो धर्म है, अपने जो संस्कार हैं, अपने जो मूल्य हैं, उनको पहचान रहा है। बिल्कुल। उनकी तरफ बढ़ रहा है। युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी अगर इस तरफ बढ़ेगी, इन मूल्यों को जानेगी, तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल। वरना डेवलपमेंट ज़्यादा दिन नहीं रुकती। ये लक्ष्मी जो है ये हमेशा चंचल रहती है। बिल्कुल। तो डेवलपमेंट भी लक्ष्मी है, ये चंचल है। ये कुछ दिन किसी के पास है, अगर उसने संस्कार छोड़ दिए तो उसके पास नहीं रहेगी। अग्रवाल समाज में एक बात कही जाती है कि लक्ष्मी को माता की तरह आदर करके रखोगे, जैसे अपनी माँ का आदर करते हो, तो लक्ष्मी आपके पास बनी रहेगी। बहुत बढ़िया। लेकिन आप जब उसके मालिक बनने की कोशिश करते हो, दुरुपयोग करते हो, यानी आप मालिक बनने की कोशिश करते हो, तो लक्ष्मी का कहना, भाई मालिक तो मेरा विष्णु भगवान है। सही बात। माँ या तो अपने पति के पास रहेगी या पुत्र के पास रहेगी। बिल्कुल। तो जो हमारा समाज है, अग्रवाल समाज, अपने आप को लक्ष्मी पुत्र मानता है, तो लक्ष्मी की आदर करता है। वही संस्कार हमारे बड़ों के पास थे, वही संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं। ठीक है। गर्ग साहब, एक बात करें, अगर जैसे आपने समाज सेवा की बात कही, अग्रवाल सभा जो है, अग्रवाल समाज जो है, आपके तमाम तरह के जो प्रतिष्ठान हैं वो मौजूद हैं, और समाज जो चैरिटेबल आपके हॉस्पिटल्स हैं उनकी चर्चा होती है, तमाम तरह के अन्य जो कार्यक्रम हैं वो अग्रवाल समाज चलाता है। तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पे आप किस तरह से देखते हैं, और कितनी जो संस्थाएं हैं
उनसे आप जुड़े हुए हैं, और साथ में जो अग्रवाल समाज है उसके जो प्रमुख जो विकल्प हैं, उनके प्रमुख जो संकल्प जो चलते हुए हैं, उनसे आप कहाँ तक रिलेट करते हो, कितनी संस्थाओं के साथ में आप? बहुत सारे सवाल एक बार दागते हो आप। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं जब व्यापार में इनिशियल स्टेज पे था, मैं देखता था हमारे चाचा जी गंगा बिशन जी, उनके बाद सुशील जी, ये सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। और उनके माध्यम से बड़ी प्रयास करते थे समाज को एकजुट करने की, समाज की सेवा करने की, समाज को आगे बढ़ाने की। वही संस्कार हमने उनसे सीखे। ठीक है। और विशेष तौर पर मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम लेना चाहूँगा। मैं बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जब था, जब व्यापार थोड़ा इस्टेब्लिश हुआ, तो उस समय पे मैं ट्रस्टी बना उसमें। और जैसे हम अपने बड़ों को हमने करते हुए देखा वहाँ पे सेवा। जब ये समाज ने निर्णय लिया कि द्वारका में हॉस्पिटल की ज़मीन ली जाएगी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारी प्लानिंग पहले ये थी कि काम हमारा इधर ही है, तो द्वारका में ही रहना है। तो मैंने उस निर्णय का वेलकम किया। ठीक है। जब ट्रस्ट ने ज़मीन ले ली, तो उसकी कंस्ट्रक्शन में मैंने पूरा साथ दिया। हमेशा मैं साथ जुड़ा रहता था, कोई भी काम होता था। मुझे याद है एक बार ये पुल बना हुआ था, और उसकी वजह से जो हमने बेसमेंट खोदी, 3 बेसमेंट बनी थी, बहुत गहरा गड्ढा था, और उसके अंदर 1 मंजिल का लेंटर डला था बस नीचे, फर्स्ट बेसमेंट का। और अचानक इतनी बारिश हुई कि वो पूरा का पूरा बेसमेंट नहीं, वो बेसमेंट पूरा पानी का भर गया। लेकिन फाउंडेशन बहुत मजबूत थी उसकी। चूँकि मैंने फायर का मेरा ट्रेनिंग कॉलेज काम शुरू कर दिया था, मैंने वहाँ से पंप मंगवाए, नए पंप खरीदे, कम से कम 10 पंप लगाए। फायर ब्रिगेड वालों से मदद ली मैंने, डीडीए से बात की, उनके पास पंप बाई चांस नहीं था उस समय वहाँ पे। और हमने इतना ज़्यादा पानी था, लेकिन हमने 1.5 दिन के अंदर वो पूरा पानी खाली किया, निकाल दिया, पूरा पानी निकाला। तो मतलब बड़ी डेडिकेशन के साथ शुरू से मैं जुड़ा हुआ था उस चीज़ के साथ, इस हॉस्पिटल के साथ। तो मैं, सुशील जी वहाँ पे अध्यक्ष बने। उस समय यहाँ की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उस समय भी मैं पूरा पार्टिसिपेट करने लगा था। उनकी जो भी मदद होती यहाँ के लिए खासकर मैं मदद करता था। जब ये हॉस्पिटल शुरू हुआ, तो जब पहली टर्म यहाँ की थी और दूसरी टर्म, तो हर साल लॉस होता था। ओके। मुझे बड़ा अंदर से महसूस होता था कि इतनी बड़ी सामाजिक संस्था है, ये लंबा लॉस चला तो कैसे चल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोग बहुत कम पैसा चार्ज करते हैं। और ऐसे में कुछ ट्रस्ट की तरफ से बातें भी आनी शुरू हो गई थी। ओके। कि इसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, क्या कर देते हैं, इतना बड़ा नुकसान, क्योंकि 4 करोड़ रुपए साल का नुकसान था उसमें। एज एन चेयरमैन आपकी साख पे सवाल उठ रहे थे? नहीं, मैं उस समय तक उसमें जुड़ा नहीं था। मैं मतलब मैनेजमेंट में नहीं था। ओके। तो सुशील जी ने मेरे से बात की कि अगर तू संभाल सके, आप बच्चे बड़े हो गए थे मेरे भी, ठीक है, भाई भी साथ थे, तो तू संभाल सके तो इसकी जिम्मेदारी ले ले। मैंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे 2018 में इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी ली, अग्रसेन द्वारका की। और पहले साल में ही मैंने जो 4 करोड़ रुपए का घाटा था वो ख़त्म किया। ओके। और जो चैरिटी होती थी उसको कम से कम 10 गुना बढ़ाया। ओके। क्योंकि जब घाटा था तो चैरिटी ठीक से नहीं कर पाते थे। चूँकि ये हॉस्पिटल का जो प्लॉट है हमने ऑक्शन में लिया हुआ है डीडीए से, इसलिए हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं थी चैरिटी करने की। लेकिन ट्रस्ट का एक उद्देश्य था चैरिटी करना, तो मैंने चैरिटी भी खूब बढ़ाई, घाटा पहले साल में ख़त्म किया। आगे से ये हॉस्पिटल, इसमें जितनी भी ऐसी चीज़ें थी जो की जानी चाहिए, आप लोगों से मदद ली, मीडिया की, समाज के लोगों को जोड़ा। मैंने यहाँ पे प्रिविलेज मेंबर बनाए, जो आसपास के समाज के प्रतिष्ठित लोग थे। मान लो किसी सोसाइटी का अध्यक्ष है, किसी एसोसिएशन का अध्यक्ष है, RWA का अध्यक्ष है, उनको जोड़े। जो समाज में जो ठीक ठाक मतलब लोग अपनी बातचीत अच्छी रखते हैं उनको जोड़ा, रसूख वाले लोगों को जोड़ा और उनको प्रिविलेज मेंबर बनाया। तो ऐसे करके मैंने एक ड्राइव चलाई, पेशेंट फर्स्ट। मतलब प्रिविलेज मेंबर से कुछ डोनेशन जो है वो? नो डोनेशन नहीं लिया। ओके। उनसे हमने अपने
अपनी बातों को समाज में पहुंचाने का काम किया। ओके। उनको बुला के हम बताते थे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में, उद्देश्य थे वो सब, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में बताते थे। जो हमने फैसिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ाई, जो डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं थे उन डॉक्टरों को यहाँ पे जोड़ा, जो मशीनरी यहाँ नहीं थी वो मशीनरी को जोड़ा। वो सारा जोड़ने से हमारे को क्या हुआ कि लोगों को बताना ज़रूरी था। तो समाज के लोगों के माध्यम से हमने ये मैसेज समाज में दिया और एक ड्राइव चलाई है मैंने हॉस्पिटल में, पेशेंट फर्स्ट, कि पेशेंट पे कई बार हमारे स्टाफ का, चाहे हमारा नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हमारा क्लरिकल स्टाफ हो, रिसेप्शन स्टाफ हो, इमरजेंसी में हो, उनका कई बार ध्यान कम होता है। मैंने पेशेंट फर्स्ट ड्राइव में ये इंश्योर किया कि हमारा पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, हाँ, सबसे पहली प्रायोरिटी वो पेशेंट को दे, बिल्कुल, पेशेंट के अटेंडेंट को दे। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आता है, कोई बीमार होकर आता है, तो वो विचलित होता है, बिल्कुल, वो परेशान होता है, बिल्कुल, उसका अटेंडेंट भी परेशान होता है, कई बार उनका बिहेवियर भी थोड़ा उसमें थोड़ा रूड हो जाता है। लेकिन हमने उनको ये समझाया कि आप यहाँ पे सेवा के लिए आए हो, आप ट्रस्ट के साथ जुड़े हो, आप बहुत खुशकिस्मती हो। खुशकिस्मती हमारी क्या है, आप अपना रोजगार भी पा रहे हो और साथ में सेवा भी मिल रही है। तो ये बात समझ में आने से लोगों ने इस चीज़ का ध्यान दिया और ये जब उनको ऐसे मोटिवेट किया गया तो ये मोटिवेशन की वजह से हमारे नाम होने लगा। और आज हमारा ये हॉस्पिटल जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, जो हमारा मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है बहादुरगढ़ में, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब अच्छा खासा पैसा यहाँ से बचा के वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है और जितना लॉस होता था उसकी बजाय उतना प्रॉफिट होता है और 20-30 गुना चैरिटी करता है जितनी हम चैरिटी करते थे। मतलब 6 साल मैंने यहाँ पे सेवा ली, क्योंकि हमारे ट्रस्ट में प्रावधान है 3 साल की एक टर्म होती है, 3 साल की 2 टर्म मेरे पास थी और उसके बाद तीसरी टर्म में आपको कूलिंग पीरियड होता है, तीसरी टर्म में आपको रेस्ट लेना पड़ता है। ओके, मैंडेटरी है वो? हाँ, मैंडेटरी है सभी के लिए। उसके बाद आप 3 साल बाद फिर किसी पोस्ट पे आ सकते हैं, उससे पहले किसी भी पोस्ट पे नहीं आ सकते। ओके। तो मैं अभी मतलब वो कूलिंग पीरियड है, मैं ट्रस्ट में वैसे सेवा कर सकता हूँ जाके, लेकिन एज ए पदाधिकारी में काम नहीं कर सकता। ओके। ये बहुत ही खूबसूरत और डेमोक्रेसी वाला हमारा ट्रस्ट है। अग्रवाल हर 3 साल में चुनाव होता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। अग्रवाल समाज की अगर मैं बात करूं, अग्रवाल सभा की अगर मैं बात करूं, हॉस्पिटल जैसे एक पंजाबी बाग का आपका हुआ, द्वारका का हुआ, इसके अलावा और कितने जो प्रकल्प हैं वो आप लोग चलाते हैं अग्रवाल सभा हाँ, के? मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट की बात मैंने की अभी, वो बात थोड़ी लंबी खींच गई। अभी मैंने इनका जो अपना हॉस्पिटल है ये द्वारका वाला, एक पंजाबी बाग में मेन हॉस्पिटल है, वहीं पे कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है और एक हमारा महाराजा अग्रसेन मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है बहादुरगढ़ में 30 एकड़ में। वो वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, 600 बच्चे वहाँ नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहा है और अगले साल से वहाँ पे MBBS के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। ओके। और 150 बच्चे MBBS के हमारे पास एक साल में आया करेंगे। मतलब आने वाले 5 साल में 750 बच्चे वहाँ पे MBBS 750 बच्चे पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। और अल्टीमेटली हमारा उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान है। ओके। उसके अलावा हमारी माता नारायण, हमारी दादी जी के नाम पे महाराजा अग्रसेन माता नारायणी देवी प्राकृतिक चिकित्सालय भी पंजाबी बाग में ईस्ट में चल रहा है। ओके। उसके अलावा एक मैंने मेरे काफ़ी अच्छे जानकार थे परमानंद वशिष्ठ जी, जो अमेरिका में परमाणु वैज्ञानिक थे, उनसे एक ज़मीन फार्म हाउस नजफगढ़ में मैंने डोनेट करवाया था। तो वहाँ पे भी हम एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर वहाँ पे बनाने वाले हैं। तो ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट का ये सारे प्रकल्प चल रहे हैं। उसके अलावा मैं कई और संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे अभी मैं पथमेड़ा का यहाँ दिल्ली NCR का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर पथमेड़ा का मेरे पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। पथमेड़ा जो गौशाला का गौशाला है, पथमेड़ा गौशाला जो है उसमें 64 गौशाला हैं टोटल। अच्छा। 5 स्टेटों में है। मध्य प्रदेश में सरकार ने 2000 एकड़ का एक गो अभ्यारण्य हमारे को दिया हुआ है सलरिया में। ओके। गोपालानंद जी महाराज वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके अलावा पथमेड़ा में, गोलासन में, नंदगांव में, अलग अलग मतलब राजस्थान में बहुत सारी गौशालाएं हमारी, गुजरात में हैं, पंजाब में हैं, हिमाचल में हैं, 5-6 स्टेटों में 64 गौशालाएं इस संस्था की हैं। और सिर्फ बिना दूध की गाय रखते हैं, देसी गाय रखते हैं। जो देसी गाय का मतलब है जो अपनी भारतीय नस्ल की गाय हैं, जिसको महाराज जी वेद लक्षणा गाय बोलते हैं। वेद लक्षणा जो लक्षण वेदों में वर्णित किए गए हैं, तो उन गायों की सेवा यहाँ पे होती है। जो भी गाय दूध देने लगती हैं उनका आसपास के गांव वालों से अरेंजमेंट कर लेते हैं, वो गाय उनको देते हैं,
उनसे दूध लेते हैं और मार्केट से थोड़ा ज़्यादा रेट में लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन सेवा गाय की वहाँ पे जो होती है वो पूज्य भाव से होती है। बहुत अद्भुत। तो पथमेड़ा के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है पंजाई बाग की, वहाँ पे मेरे को दायित्व मिला हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। ओके। मुकेश पुनियानी जी अभी अध्यक्ष बने पंजाई बाग कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के। बहुत बड़ी सोसाइटी है ये पूरा पंजाई बाग ईस्ट और वेस्ट ये सोसाइटी का बसाया हुआ है। तो उस सोसाइटी की जिम्मेदारी मेरे पास है। तो इस तरह से कई सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ाव रखता हूँ। और अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, हिसार में जो मेडिकल कॉलेज है, इन सब में मैं ट्रस्टी हूँ। बालाजी नेरोग धाम में ट्रस्टी हूँ। कई सारे जो और प्रकल्प जो समाज में चलते हैं पश्चिम बिहार में, कई सारी धर्मशालाएँ, कई सारी जो जैसे बालाजी में है या इधर उधर जो धर्मशालाएँ वृंदावन में बनी हुई हैं। जन्माष्टमी में हमेशा जिम्मेदारी रहती है मेरे पास। कई रामलीलाओं में जुड़ा हुआ हूँ ताकि एक समाज में एक जो हमारे संस्कारों की जड़ें हैं वो रामायण के अंदर हैं। बिल्कुल। तो वो संस्कार लोगों तक लगातार पहुंचते रहें। तो ये रामलीलाएं की जाती हैं, सुनने देखने में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो बाल मन है उस पर बड़ा गहरा प्रभाव होता है इन बातों का। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे संस्कारों में बिल्ड किया जाना चाहिए। तो रामचरितमानस का पहले लोग घरों में पढ़ते थे, सुनाते थे, वो चीज़ें खत्म होगी। अब बच्चे अगर रामलीला जाते हैं, वहाँ झूले लगा देते हैं, वहाँ कुछ और कर देते हैं, उसके चक्कर में जाते हैं बच्चे। और वो युवा पीढ़ी जब वहाँ पे जाती है तो उन चीज़ों को सुनती है, तो उनके अंदर वो जो संस्कार हैं वो रोपित होते हैं कि भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, कैसे समाज में व्यवहार होना चाहिए, आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहते हैं, आदर्श क्या है, वो सारी बातें हम उसके माध्यम से प्रचार करने की कोशिश करते हैं। गर्ग साहब, जिस तरह से आपने बातें बताई, बहुत सारे जो धार्मिक संगठन हैं उनके साथ में आप जुड़े हैं, बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं उनके साथ में आप जुड़े हैं, गौशाला की जो एक बड़ी लंबी चेन है उसके साथ में आप लोग जुड़े हैं, अग्रवाल सभा के जरिए जितने सारे जो प्रकल्प चलाए जाते हैं उन सब से आप जुड़े हैं। तो बहुत समाज सेवा का भी एक बड़ा अनुभव आपको है। और बहुत कुछ जैसे आपने पूर्व में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 10% जो है अपने एक आंशिक तौर पे या कुछ 1% जो वो तय करे, वो अपने आप तय करना पड़ता है। देखो मतलब ये लेवल चाहिए, कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। कंफर्ट लेवल पे कोई 1% पे कंफर्टेबल है, 1% निकाल लो, बिल्कुल आधा % निकाल लो, 10% निकाल लो। और कुछ ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ जो सारा का सारा दान कर देते हैं। हाँ, 80% दान कर देते हैं। ऐसे में आपकी खास तौर पे मैं कहूँगा जो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आमतौर पे नहीं करते, ऐसे भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ये आवश्यक है? क्या ये धार्मिक दृष्टिकोण से आवश्यक है, या फिर जिस तरह से स्वर्ग और नर्क की बातें कही जाती हैं, जिस तरह से अगले जन्म की बातें कही जाती हैं, जिस तरह से पाप और पुण्य की बातें कही जाती हैं, क्यों ये आवश्यक है? देखिए, ये तो ऐसा विषय है जिसमें हमारे ऋषि मुनि जो स्वर्ग नरक और पाप पुण्य, हमारे ऋषि मुनि सारी उम्र रिसर्च करते रहे तो भी कोई एक मत नहीं बना पाए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, क्योंकि इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है। मैं ये जो बात कहना चाहता हूँ ये युवा पीढ़ी को मद्देनज़र रख के कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात पे हम कितनी भी बहस कर सकते हैं कि पाप पुण्य है या नहीं है, स्वर्ग नरक है या नहीं है। बिल्कुल, मैं उस बात पे ही नहीं जाता। ठीक है। कभी कभी युवा लोग ये बोलते हैं कि हमें समाज ने क्या दिया है। मैं सुशील जी की एक बात मेरे को याद आती है, वो अपने स्कूल्स में, उनके स्कूल्स हैं गंगा इंटरनेशनल के नाम से, वो बच्चों को आमतौर पे बताते थे कि अगर समाज नहीं होता तो जैसे मतलब पक्षी हैं, बंदर हैं या और जीव जंतु हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते ना। बिल्कुल। समाज ने आपको भाषा दी, समाज ने आपको सामाजिक व्यवस्था दी, समाज ने जो व्यवस्था आपको दी है इसी से आप इतना ग्रो कर पाए। बिल्कुल। आज इंसान चांद पे पहुंच गया और आगे आगे जाने की तैयारी है, वो समाज की देन है। बिल्कुल। समाज का एक सतत प्रयास चलता रहा सदियों से, और उस प्रयास के द्वारा इंसानियत को आगे बढ़ाते गए। आज पीछे वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उन्हें हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हमारा भी फर्ज बनता है इस समाज के लिए हम कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल बिल्कुल। और इस समाज को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करें, अपना रोल प्ले करें। मदद क्या होगी? हमारे पीछे वालों ने हमें एबल बनाया है, तो हम भी आगे ऐसा कुछ करके जाएं कि हमारे आगे वालों को वो बैकग्राउंड काम आए। मैंने आप कहना चाह रहा है कि धार्मिक दृष्टिकोण के साथ ही सामाजिक जिम्मेवारी भी है। ये सामाजिक जिम्मेदारी है। हाँ। कि आप समाज के लिए उपयोगी हों। बिल्कुल।
आप समाज के लिए उपयोगी काम करें, आप समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बिल्कुल। समाज में समरसता जो बनानी है वो मूल्यों के साथ ही आ सकती है। समरसता, बिल्कुल बिल्कुल। जो समाज में समरसता आती है वो आपके डेडिकेशन से आती है। हमारे वेदों ने कहा है कि सब हम एक हैं, हम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि परमात्मा है और उसी के भाग आत्मा है, और आत्मा हमारे शरीर में रहती है। जब तक वो है, जब तक ये शरीर है, उसके बाद ये खत्म है, मिट्टी है। तो वो जो अद्वैतवाद है, जो सिद्धांत अद्वैतवाद का जो दिया गया है वेदों में, वो समझने की ज़रूरत है आज संसार को। तो जो इतने क्राइम होते हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन वो वाली बात है एक चिड़िया वाली कि भाई समुंदर खाली तो नहीं कर सकती, बिल्कुल, लेकिन कंट्रीब्यूट तो कर सकती है ना, कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो हर इंसान का फर्ज है, ये ना देखे और नहीं करे तो मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। आपके करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको देखे कोई दूसरा सीखेगा, आप खराब करेंगे तो खराब सीखेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा फ़र्ज है कि हम समाज के लिए अच्छा करें, और अच्छा करने का मतलब है समाज ने जो मूल्य दिए हैं आपको, समाज ने जो आपको धर्म दिया है, समाज ने आपको जो शिक्षाएं दी हैं, उनका आप पालन करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगला मैं सवाल लेता हूँ। बचपन में, चूँकि मैं भी देहात से ही आता हूँ, मथुरा उत्तर प्रदेश से, तो बचपन में हमारे कई सारे जो साथी थे स्कूल के दिनों में, उनमें बहुत सारे लोग जो है वो गर्ग थे, सिंगल थे, अग्रवाल थे, कई सारे साथी। तो उनके मुंह से एक कहावत मैं हमेशा सुना करता था बचपन में, लेकिन आज तक उसका आंसर में से मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को समझा पाएँ। वो कहते थे कि हमारे घरों में कहा जाता है, चूँकि आमतौर पे जो वैश्य वर्ग है उसको बनिया देहाती भाषा में बोल दिया जाता है, बनिया। तो वो कहते थे कि हमारे यहाँ कहते हैं हमारे पिताजी कि आप बनिए, बिगड़िए मत। इसका क्या अर्थ है? ठीक बात है। देखिए, चाहे बनिया चाहे अग्रवाल, जो बनिया कम्युनिटी है, इसका मतलब है जो व्यापार कर्म से बिल्कुल अपना काम आगे बढ़ाते हैं। व्यापारी है। जो व्यापारी है, चाहे वो कुछ बनाता है, चाहे कुछ ट्रेड करता है, वो अगर अपने समाज में उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे तो व्यापार नहीं चल सकता। बिल्कुल। अगर उसके जीवन में मूल्य नहीं होंगे तो उसका व्यापार नहीं चल सकता। जीवन में सिद्धांत से ही ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर चाहिए तो आपको अपने सिद्धांतों के ऊपर चलना पड़ेगा। जो मूल्य एक दुकानदार के लिए, एक व्यापारी के लिए निर्धारित किए गए हैं, चाणक्य ने भी बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। हमारे समाज में हमेशा इस बात को सिखाया जाता है कि आप अगर ये ख्याल रखेंगे कि आप कितना मार्जिन ले रहे हैं, उससे ज़्यादा आप मार्जिन लेंगे तो एक किस्म की चोरी होती है, ये सिखाया जाता है। तो बनिए का मतलब ये है कि सबके साथ बना के रखिए, तभी आपका व्यापार बढ़ेगा। बनिए का मतलब ये है कि आप बुरी आदतें मत पालिए, बिल्कुल, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हाँ। बनिए का मतलब ये है कि आप जो अपना व्यापार है उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। हाँ। बनिए का मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो डेवलपमेंट आगे तक आपके बच्चों को जो आप अन्न खिला रहे हो वो आपके हक हलाल का हो, बिल्कुल, ताकि वो बच्चों के अंदर संस्कार बढ़िया आए। तो इसलिए बनिया समाज हमेशा बनने की, आगे बढ़ने की बात करता है, और उसी का एक पार्ट है अग्रवाल समाज। बिल्कुल। अगर का मतलब ही है आगे रहने वाला। कि महाराजा अग्रसेन जो थे वो क्षत्रिय थे जी। महाराजा अग्रसेन ने जब, अच्छा, क्षत्रिय थे वो? क्षत्रिय थे। ये मैं पहली बार सुन पा रहा हूँ ये बात। महाराजा अग्रसेन, वो शायद गोत्र भी अग्रवाल वहीं से निकला हो, वहीं से निकला। हाँ। जो महाराजा अग्रसेन थे वो क्षत्रिय थे। ओके। और भगवान राम के वंशज थे। अच्छा। जो भगवान राम के पुत्र हुए कुश, उनकी 34वीं पीढ़ी में थे वो। अच्छा, उनकी वंशावली में, उनकी वंशावली में थे, और महाभारत काल में वो हुए जी। उस समय पे जब उन्होंने भगवान शिव की एक बार तपस्या की, बहुत साधना की, ठीक है, तो भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और उन्हें आदेश दिया कि आप महालक्ष्मी की साधना करो। ओके। फिर उन्होंने महालक्ष्मी की साधना की तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उनको ये आदेश दिया कि आप वैश्य कर्म अपनाओ। ओके। उन्होंने वैश्य कर्म अपनाया, व्यापार कर्म अपनाया, और उसके बाद उनके जो पुत्र हुए, 18 पुत्र हुए उनके,
उनके अलग अलग नाम हैं। सबसे बड़े गर्ग थे, गर्ग, गोयल, जिंदल, बिंदल, तायल, बंसल, मधुकुल, एरन, सारे ये जो हमारे 18 गोत्र हैं ये सब एक ही हैं, सब अग्रवाल हैं। मतलब अग्रवाल सब लिख सकते हैं। हम गर्ग लिखते हैं, मान लो, हम अग्रवाल भी लिख सकते हैं, और हम वैश्य भी लिख सकते हैं, गुप्ता भी लिख सकते हैं। मेरे चाचा सुशील जी गुप्ता लिखते हैं। मतलब हम वैश्य हैं, बनिए जिसकी बात आप कर रहे हो, ठीक है। वैश्य के अंदर एक सेगमेंट है अग्रवाल, अग्रवाल के अंदर सेगमेंट है गोत्र। तो ये सब एक है। ठीक है। जो वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 वर्ण ही बनाए गए हैं। बिल्कुल। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य जो है ये कम्युनिटी है जो अपना व्यापार कर्म से जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ अपने जो रोजगार चलाती है, वो वैश्य कम्युनिटी है। गर्ग साहब, आगे बात को लेके चलते हैं। आपने वैश्य कम्युनिटी जो है उसकी बात आपने बताई, पूरा जो किस तरह से आप लोगों की जो वंशावली रही है, किस तरह से चीज़ें हुई, वो आपने वर्णन किया। आगे मैं बात को लेके चलता हूँ। अब लगता क्या है कि समाज को जो दिशा है वो किस तरह से लेनी चाहिए, और ख़ासतौर पे जो वैश्य कम्युनिटी है उससे क्या कुछ सीखा जा सकता है? क्योंकि एक बात बड़ी पते की है कि आप लोगों के जो परिवार होते हैं, वहाँ से जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ आप इस तरह के संस्कार देते हैं ताकि वो अपने जीवन में एक जो लाइन है उसको पकड़ सकें, अपना जो रोजगार है उसका सृजन कर सकें, और अपना जो परिवार है उसका लालन पालन कर सकें। बाकी अगर मैं कहूँ तो जो बाकी अपनी जो जातियां हैं, या बाकी ब्राह्मण हुए, राजपूत हुए, या अन्य अन्य जो जातियां हैं अन्य अन्य, उन सब में इस तरह का मेरे ख्याल से कभी नहीं बताया जाता कि आपको आगे बढ़ के ये करना है। आपके यहाँ वो शुरू से बता दिया जाता है। तो ये किस तरह से और लोग इसको अपना पाएं? देखिए, ऐसा नहीं बताया जाता। क्या है, जो अगली पीढ़ी है ना, वो आपको देख के सीखती है, ठीक है, बताने से नहीं सीखती। हमारे यहाँ जो हम देखते थे, हमारे जो फादर, हमारे जो दादाजी थे, वो जैसा करते थे वो हमारे संस्कारों में बिल्ट हो गया। ठीक है। कोई भी बढ़िया जाके सुबह सुबह अपनी दुकान पे झाड़ू लगाएगा, उसको कोई शर्म नहीं आती, कितना भी बड़ा हो। वो अपनी दुकान को, अपनी गद्दी को, अपनी कुर्सी को वो परमात्मा की गद्दी मानता है। वहाँ बैठ के वो कोई गलत काम नहीं करेगा। तो अगर आप मुंह से ये कहते रहेंगे बच्चों को, नहीं भाई नहीं, कोई गलत काम मत करना, बढ़िया बढ़िया काम करना, और आपके व्यवहार में वो चीज़ें नहीं है, बच्चा तुरंत सीख जाएगा। कि ये कहने की बातें हैं सिर्फ। करने की बातें अलग होती हैं, कहने की अलग होती हैं। लेकिन आपके कर्म में भी वही है और आपकी बात भी वही है, तो आपका जो बच्चा है वो फिर आपके कदमों को फॉलो करेगा। बिल्कुल। अगर कोई क्षत्रिय है, जो आप बात कर रहे थे, उनके संस्कार सीखते हैं कि भाई मूछ के ऊपर कुर्बान हो जाओ। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने देखा है अपने पिताजी को कि वो बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तलवार निकाल लेंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ हलीमी सिखाई जाती है, क्योंकि हमारे अंदर होती है। अगर आप समन्वय करना जानते हैं, हाँ, बड़ी से बड़ी परेशानी निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप झुक भी सकते हैं, जो ये सामने बांस के पेड़ खड़े हैं, कितने ऊंचे हैं, जितने भी पेड़ आप देखोगे सबसे ऊंचे हैं। क्यों हैं? कि उनको झुकना क्या पता है, ये समय पे झुक जाते हैं, और जब तूफान निकल जाएगा फिर सीधे हो जाएंगे, खड़े हो जाते हैं। समय एक स्वाभाविक बात आता है। तो जो हमारी कम्युनिटी है वो अपने कर्म से, अपने व्यवहार से अपने बच्चों को सिखाती है कि मेहनत करके खाना है, हक हलाल की कमाई खानी है। बिल्कुल। किसी को लूटना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, कोशिश करनी है, झगड़ा से बचना है। तो ये जो चीज़ हम खुद करते हैं तो हमारे बच्चे भी वही सीख जाते हैं। और जो वैश्य वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, मेरे ख्याल से यही उसकी सफलता की गारंटी भी है। इसीलिए वो लोग आज बाकी जो जातियां हैं उनसे ज़्यादा सफल दिखाई देते हैं। नहीं, बहुत, देखिए अभी इस बात में फ़र्क पड़ गया। हाँ। क्या फ़र्क पड़ गया? पहले हमारे बच्चे हमारी गद्दी पे ही सीखते थे ज़्यादातर। मुनीम जी आते थे, वो पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए घर में शास्त्री जी आते थे, वो पढ़ा देते थे। अब हैं स्कूल्स, सब बच्चे स्कूल जाते हैं, और आज तो एक फैशन है कि जिसका बड़ा नाम है स्कूल में भेजना है बच्चे को। अब क्या होता है, वहाँ सब के बच्चे जाते हैं, अफसरों के बच्चे भी वहाँ जाते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के बच्चे वहाँ जाते हैं। बच्चा स्कूल से सबसे ज़्यादा सीखता है। बिल्कुल। तो अब ये कल्चर मिक्स हो गई है।
दूसरी कम्युनिटीज़ में और हमारी कम्युनिटीज़ में भी। मैं ये नहीं कह रहा ख़राब हो गई है, लेकिन मिक्स हो गई है। जो एक कम्युनिटी के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई थी वो सबके साथ चली गई। बिल्कुल। आप देखेंगे बहुत सारे अन्य बच्चे भी बड़े कामयाब होते हैं। बिल्कुल। पहले हम शुरू में बचपन में देखते थे, कहीं IAS की परीक्षा हुई, अग्रवाल्स बहुत होते थे उसमें। आज सब जातियों के बच्चे उसमें आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन है ना, वो सबको समान रूप से मिल रही है आज। एक दूसरे के देख के सीखते हैं बच्चे, तो अब ऐसा कोई फ़र्क नहीं रहा है। तो दूसरे समाज की बातें हमारे में भी शामिल होगी और हमारे समाज की दूसरों में भी शामिल होगी हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे समाज ने समाज को आगे बढ़ने का रास्ता सिखाया है। ठीक है। व्यापार करने का रास्ता सिखाया है। क्रेडिबिलिटी, आज मैं ऐसे ऐसे व्यापारियों को जानता हूं जो अरबों रुपए का व्यापार कर चुके। ओके। एक दूसरे से मिलने का काम नहीं पड़ता कभी, बताइए। फ़ोन पे ही और आपस में सामान भेज देते हैं, करोड़ों रुपए का सामान जाता है, सिर्फ इसलिए कि जबान पे विश्वास दोनों है। लोग व्यावहारिक हैं। दोनों लाख व्यावहारिक, व्यापार चलता रहता है, क्योंकि ना उसके मन में खोट है ना उसके मन में खोट है। ठीक है। अब मैं जल्दी से 1-2 सवाल लेता हूँ। सफलता की 3 बातें, यानी सफलता के 3 मंत्र कम शब्दों में क्या क्या है? नंबर 1, 2, 3। देखिए, सबसे पहला तो निश्चय है। अगर आपका निश्चय सच्चा है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है। मैंने द्वारका में योगा की क्लासेस चलाता था मैं, जब मैं यहाँ रहता था पंजाब डी ब्लॉक। मैंने यहाँ पे 10-15 क्लासेस शुरू की और क्लास को शुरू करता था लोगों को सिखा के, और उसमें एक टीचर बन गया, उसको छोड़ के फिर अगली क्लास खोल देता था। मेरे अंदर एक लगन थी, वो मैंने अचीव किया। व्यापार में मेरे अंदर एक लगन थी कि भाई एक्सपोर्ट का काम करना है। ओके। हमने किया, 15 साल तक किया। उसके बाद मेरे एक मित्र अब हमारे बीच में नहीं है, कैप्टन साहब थे, कैप्टन कृष्ण कुमार। ओके। वो मेरे यहाँ किराएदार आए, उन्होंने कंप्यूटर सेंटर बनाया और वो कंप्यूटर के बच्चे वहाँ पे नहीं आते थे। मेरा इससे पिछला जो किराएदार था, फायर का उसका काम था, नागपुर से आया था वो, चामोरकर जी, प्रवीण सिंह और चामोरकर जी, उन्होंने यहाँ पे फायर का इंस्टीट्यूट खोला था। ठीक है। उसके यहाँ फायर की इंक्वायरी बहुत आती थी कैप्टन साहब के यहाँ। बोले सर हम मिल के ना एक फायर इंस्टीट्यूट खोल देते हैं, एक समाज सेवा का काम भी है और अर्निंग भी होगी। हमने वो खोला, पूरी शिद्दत से काम किया, बहुत कामयाबी से चलाया। यानी मैं जो कहना चाहता हूँ, जो हम काम करना चाहते हैं, हम ना मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि निश्चय हमारा कच्चा होता है। जैसे थोड़ी कठिनाइयाँ आती है हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को। निश्चय अगर पक्का है तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। बिल्कुल। क्योंकि जो हमारे वेदों में लिखा है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पावर आपके इसको चला रही है ना, वो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ठीक है। तो वो शक्ति आपके निश्चय को पूरा करने में काम करती है। लेकिन आपका निश्चय डगमग है तो उसको समझ में नहीं आता करना है या नहीं करना है। बिल्कुल। आपने किताब कभी सुनी हो तो सीक्रेट के नाम से किताब, दी सीक्रेट, मैंने उसका हिंदी वर्जन थोड़ा पढ़ा था। यही बात उसमें कही गई है। ओके। और यही बात हमारे धर्म में, हमारे संस्कारों में, हमारे वेदों में, सब जगह कही गई है कि निश्चय अगर कमजोर पड़ गया तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहली जरूरत है निश्चय। ठीक है। दूसरी बात ये देखने की है कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए और मेरे देश के लिए और पूरी मानवता के लिए, ये नेगेटिव तो नहीं है, इसको आगे बढ़ाने में इसका कुछ योगदान होगा। जैसे मैंने एक्सपोर्ट की बात की, देश के लिए पैसा कमाते हैं हम। जैसे मैंने फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग की बात की, जो 12वीं पास बच्चा है, अगर उसको अफसर बनना है तो इससे छोटा रास्ता ही नहीं हो सकता। ठीक है। हम दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग के नाम से हमने ये इंस्टीट्यूट खड़ा किया। मतलब हमारे पास जो बच्चे आते थे 12वीं पढ़े हुए, जो 40% मार्क्स वाले बच्चे, वो आज बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं फायर सेफ्टी में। अच्छा। बड़ी खुशी होती है हमारे को देख के। मतलब आप जो काम कर रहे हो, हम हॉस्पिटल चला रहे हैं मान लो,
अगर समाज के भले के लिए चला रहे हैं तो परमात्मा का काम है उसको कामयाब करना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे मन में चोर है, हम अपने लिए चला रहे हैं, उसमें कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रॉफिट का इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम न्याय नहीं कर रहे। तो पहली बात निश्चय है। दूसरी बात कि वसुदेव कुटुंबकम ये भावना अगर आपके अंदर है ना, आपको कामयाब होने से कुछ रोक नहीं सकता। ठीक है। सबके भले के लिए जो काम हो, किसी के बुरे के लिए ना हो, वो काम करो, वो चीज़ करो। निश्चय एक हो गया। दूसरा आपने कहा कि अच्छे के लिए करें, जिसमें सबका अच्छा हो, कोई ऐसा व्यापार चुने, ऐसा काम करें। तीसरी ऐसी चीज़ें करें। वैसे तो सबसे 1 2 3 नंबर पे मेरे को निश्चय ही करना चाहिए था। ठीक है। 1 और 2 और 3। अच्छा, तीनों पे? तीनों निश्चय ही है। निश्चय ऐसी चीज़ है, अगर हम उससे जब भटकते हैं ना तो ही हम पीछे रहते हैं। ठीक है। अगर हमारा निश्चय कठोर होता है ना, पक्का होता है संकल्प, तो कामयाब होने से कुछ भी नहीं रोक पाता हमारे को। ठीक है। गर्ग साहब, पुरानी कहावतें हैं कि पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। आपने पैसा बनाया और पैसे से भी पैसा बनाया। क्या आज आवश्यक है कि पैसे से ही पैसा बने और बिना पैसे के पैसा बने? इसका कोई तरीका है? देखिए, बिना पैसे के पैसा बने वो तो सर्विस क्लास जितने भी लोग हैं, वो अपने पेरेंट्स के खून पसीने से बने और उससे पैसा बन रहा है उनसे। ऐसा नहीं है, पैसे से पैसा बनता है व्यापार में। ठीक है। मजाक भी करते हैं। एक बच्चे ने सुन लिया आप वाली कहावत, तो 1 रुपये का सिक्का लेके बाजार में चला गया, वो लाला जी की दुकान पे ऐसे ऐसे करने लगा। वो उसमें गले के अंदर सुराख होता है। तो मास्टर जी ने पढ़ा था मनी बिगेट्स मनी, तो थोड़ी देर में वो लाला जी भी देखता रहा, कुछ नहीं बोला, तो पैसा छूट के उसके अंदर गिर गया। तो बोला भाई क्यों, ये ऐसे क्यों कर रहा था? बोला जी मास्टर जी ने पढ़ा था पैसे को पैसा खींचता, मैं तो देख रहा था खींचेगा नहीं। बोला नीचे ज़्यादा था, उसने खींच लिया। तो भाई बात ये है। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं है कि जितना आपके पास पैसा होगा उसी हिसाब से आप व्यापार कर पाएंगे। व्यापार में ये कहावत लागू होती है। लेकिन आप सर्विस किसी तरह से भी करते हैं, उसमें ये बात लागू नहीं होती। अगर आपके पास ज्ञान है, एक बहुत हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी गई है, नगरे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास हुनर है, अगर आपके पास डेडिकेशन है, अगर आपके पास जज्बा है काम करने का, तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बंदे को जानता हूँ, जब मेरा बिल्डिंग मेटेरियल का काम था, वो बंदा बिहार से आया और मेरे जो रिक्शा वाले थे ना, उनकी रिक्शा को धक्का लगा के जाना शुरू कर दिया उसने, बिना कोई पैसे के। अच्छा। बस रिक्शा वाला सामान लेके वजन ज़्यादा लाद के चलते थे, उनको धक्का लगाता था। क्योंकि सागरपुर की गलियाँ ऐसी थी, उनकी मदद करता था फिजूल में। हमने भी वहाँ रहने के लिए जगह दे दी उसको, उन्होंने अपना, रिक्शा वालों ने उनका खाने पीने का इंतजाम, हमारी साफ़ सफाई करता था, सारे काम करता था। ठीक है। उस बंदे की सक्सेस स्टोरी मैं बताऊँ कि आज उसकी बहुत अच्छी दुकान है बिल्डिंग मेटेरियल की। ओके। और वहीं सागरपुर इलाके में, मतलब आपके दुर्गा पार्क इलाके में। ओके। मैं पिछले 5 साल से संपर्क में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इस लाइन से हटने के बाद थोड़ा संपर्क नहीं रहा। लेकिन उस बंदे ने बहुत तरक्की की, और जब भी आता था वो पैर छू के अपनी बताता था कि सर बहुत बढ़िया चल रहा है, गाड़ी ले ली है मैंने, ट्रक गाड़ियाँ ले ली हैं मैंने, मतलब ये ले लिया है, ऐसा काम कर लिया, वैसा काम कर लिया। क्यों? उसने एक संकल्प कर रखा था कि आगे कामयाब होना है। ओके। तो कामयाब होने का संकल्प जिसका है, उसको कोई रोक नहीं पाता। ठीक है। ना तो नॉलेज थी, ना कुछ ऐसा घर से पैसा लेके आया था, कुछ नहीं लेके आया था, लेकिन एक था करके दिखाना है। संकल्प था और संकल्प कर लिया, सिद्धि तक पहुंचाया उसको। तो संकल्प अगर पक्का है, सच्चा है, डेडिकेशन है, सीखने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, अगर अपने आप को ही मैं सोचता हूँ मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो मेरा तो भगवान मालिक है फिर। बिल्कुल ठीक। अगर मतलब हमेशा जैन धर्म अनेकांत का उपदेश देता है कि एक ही दृष्टिकोण सही नहीं है, अनेकों दृष्टिकोण होते हैं हर चीज़ के बारे में। अगर दूसरे के दृष्टिकोण को आप गलत मानते हो, मेरे को सही मानते हो, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते।
अनेकांत का सिद्धांत भी अपने आप में अपनाना चाहिए लोगों को। सामने वाले की बात को ठीक से समझो। हो सकता है वो आपसे बेटर तरीके से सोच के बात को कह रहा हो, उससे उसका आपको ही फायदा हो जाए। डॉक्टर साहब, अंतिम में सवाल लेता हूँ, क्या कुछ जो दर्शक इस पॉडकास्ट को देखेंगे, आपके जो सहयोगी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, आपके जो चाहने वाले इस पॉडकास्ट को देखेंगे, वो यहाँ से क्या कुछ सीख के जाएं? क्या सफलता के मंत्राज होते हैं? किन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए? किन परिस्थितियों से जूझ के किस तरह से आगे बढ़ा जाए? बिगनर्स जो है, जो शुरुआत अपनी करते हैं, वो यहाँ से क्या कुछ सीखें? उनके सफल होने के मंत्र क्या हैं? और जिसके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ है या कोई उतार चढ़ाव में व्यक्ति फंसा है, वो अपने जीवन की जो नैया है उसको सफलता की ओर कैसे लेके जाए? देखिए, 2-3 बातें हैं। आपने बहुत सारे सवाल एक बार में कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जीवन में टफ टाइम होता है, उस समय आपका जो धैर्य है ना, वो काम आता है। बिल्कुल। एक बार किसी ने भगवान से शिकायत की कि भगवान, मैंने देखा लाइफ को, जब फ्लैशबैक में देखा तो सब जगह 4 कदम थे, 2 कदम मेरे थे, 2 आपके थे। और जब मेरे अंदर टफ टाइम आया, उस समय 2 ही कदम थे। आप थे ही नहीं उस समय मेरे साथ। आप मेरे साथ नहीं थे। आप तो उसने बताया, बेटा मैं तेरे को उठा के चल रहा था उस समय। कदम तो हम तो साथ ही थे, लेकिन मैं तेरे को उठा के चल रहा था। अगर ये विश्वास है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, तो आप कैसे भी टफ टाइम से निकल जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे मैंने शुरू में बोला था कि आप खुशी को, गम को, अच्छे समय को, बुरे समय को परमात्मा प्रसाद मान के, योग में हमें यही सिखाया जाता है कि जब आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट हो तो आप फूल लेना बहुत ज़्यादा, और आपको कोई टफ टाइम आए तो आप बहुत ज़्यादा हताश ना हो। एक मैं दर्शकों के लिए एक सवाल ले लेता हूँ, बात को बीच में काट के, कि जिस तरह से आपने कहा कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, दुख वाली यानी मुसीबत काल में व्यक्ति को इसको याद रखना चाहिए। लेकिन जो लोग भगवान में ना मानते हों, तो इसको दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि वो व्यक्ति स्वयं ये समझे कि मैं स्वयं के साथ हूँ और मुझे इस संकट से निकलना है। देखिए, स्वयं को, मैं तो बड़ी ख़राब चीज़ है, लेकिन स्वयं को अगर आप परमात्मा मान लें तो आप बहुत बड़े योगी हो गए। आपको राज पता लग गया। बिल्कुल। लेकिन विडंबना ये है सब मानवता की कि टफ टाइम में वो बात याद नहीं रहती। बिखर जाता है आदमी, परेशान हो जाता है। मैंने देखा भगवान को भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं लोग। हाँ, होता है। लेकिन मैंने ये देखा है, मैं हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था, कोविड के टाइम पे बहुत मेहनत की। मैंने शायद लाइफ में कभी इतनी मेहनत नहीं की जितनी कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल में मैंने मेहनत की। उस समय मैंने ये नोटिस किया कि जिनके अंदर विश्वास था ना, वो पार कर गए, और जो हौसला तोड़ गए वो गए। कैसी भी परिस्थिति हो, हौसला तोड़ने से तो आप गए। बिल्कुल। तो हौसला तो बना के रखना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा नैतिक दायित्व है। क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए भी है, हमारे समाज के लिए भी है, हमारे देश के लिए भी है, और उस परमपिता परमात्मा के लिए भी है। बिल्कुल। जिसने हमारे को किसी उद्देश्य से यहाँ भेजा है। अगर हम हौसला तोड़ेंगे तो हम गए, तो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने परिवार के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, अपने समाज, अपने देश के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपना जो रोल है, जो परमात्मा ने आपको रोल दे के भेजा है, उसको निभाना चाहते हो सही से, तो आपको हौसला तो बना के रखना ही पड़ेगा। ये याद रखें कि ये परीक्षा है, कोई नहीं, मुझे पास होना है, हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से लिया जाए कि व्यक्ति जो है, एक तो हिम्मत ना हारे, दूसरे अपने एक संकल्प रखे कि मुझे इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तब वो कर पाएगा, और सच्चे मन से उसके लिए मेहनत करे। बिल्कुल, सच्चे मन से मेहनत, यही ना? बिल्कुल, सच्चे मन से अगर आप मेहनत करते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता सफलता से। हाँ, आपके जो गोल हैं, देखिए मैं डेवलपमेंट की बात तो की, हर बार मैंने की सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रातों रात आप कहोगे मैं तो भाई मैं तो सारी रात एक टांग पे खड़ा रहूँगा, सुबह मैं लखपति बन जाऊँगा,
नहीं, रियलिस्टिक होनी चाहिए आपकी अप्रोच। आप लंबे समय की बात करें, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये योग का जो वर्णन किया आपने, सिद्ध कैसे होगा? बिल्कुल। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन दीर्घ काले निरंतर सत्कार भी सेव तुम दृढ़ भूमि। ये योग दृढ़ कैसे होगा? दीर्घ काले यानी लंबे समय तक आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। दीर्घ काले निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। ये नहीं आज कर लिया फिर 10 दिन बाद कर लिया ना। दीर्घ काले निरंतर सत्कार भी सेव तुम, सत्कार के साथ इसका सेवन करना, या इसका अभ्यास जब करो तो आस्था के साथ, विश्वास के साथ। तो विश्वास तो जरूरी है ही, सतत मेहनत जरूरी है, लगातार मेहनत जरूरी है। और जब मेहनत करेंगे, आप मन में विश्वास होगा तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और जिसके आप पात्र होगे ना उतनी मिलेगी। क्यों? फल देना तो परमात्मा का काम है, और उसको कितना देना है, कितना आपके भाग्य में लिख रखे, आप उसकी चिंता क्यों करते हो? मेहनत खाली नहीं जाती। मैं तो कहता हूँ, देखिए भाग्य जो है वो एक यूनिट मान लें आप, और आप कर्म का मतलब जो आप करते हैं, जो आपका एक्ट है, उसको एक यूनिट मान लें, वो मल्टीप्लाई होता है। आपने 1 यूनिट मेहनत करी और भाग्य में हाफ है, आधा है, तो रिजल्ट मिलेगा आधा। भाग्य में आधा ही है, आपने 2 यूनिट मेहनत कर दी तो आपको 1 तो मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों के भाग्य में 4 होता है, 1 मेहनत करते हैं तो उसको 4 मिलता है। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए, अगर वो मेहनत को 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। मेहनत तो उसको भी करनी पड़ती है, लेकिन उसका भाग्य बड़ा है तो उसको 4 गुना मिलता है। उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। बहुत संक्षेप में मैं जान लूँ कि आप कह रहे हैं कि भाग्य का भी अच्छा होना आवश्यक है शायद, और साथ में उसके कर्म भी आपको करना पड़ेगा। भाग्य तो जैसा है, लेकिन कर्म के साथ आप उसको बदल सकते हैं। लेकिन कुछ एक उदाहरण है, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि मेरी जैसे माता हैं तो उनका नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी है। अब मैं सोचता हूँ कि अगर लक्ष्मी देवी मेरी माता का नाम है तो मैं अनंत हूँ, और यहाँ आपके साथ में चर्चा में व्यस्त हूँ, पॉडकास्ट में। मेरी माता का नाम अगर कोई गांधी होता तो मैं देश का राजा होता। ऐसा क्यों नहीं है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो भाग्य निर्धारित करता है, वो प्रारब्ध निर्धारित करता है कि आपको कहाँ पैदा होना है। वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। आज कौशिक जी को अगर ये डैन न्यूज़ को दुनिया जानती है, कम से कम आपके क्षेत्र में लोग जानते हैं, तो आपकी मेहनत की वजह से जानते हैं ना। उसमें आपके प्रारब्ध का कोई रोल जो था वो तो हो चुका, जहाँ पे आपका जन्म था, गाँव में होना था, हो चुका। हो सकता है और ख़राब होता तो वहीं गांव में ही रह जाते। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक लाया ना आपका प्रारब्ध, आपको आपकी मेहनत लाई, आपका निश्चय लाया, और निश्चय से आपने इतना कुछ यहाँ प्राप्त किया। समस्या कहाँ होती है? जब हम दूसरे को ये देखें, यार उसने तो इतना प्राप्त कर लिया और मैं तो इतने पे ही हूँ, तो समस्या है। जो हमारे भाग्य में लिख रखा है, अगर हम उसको ये माने भाई हाँ ठीक है यार, मैंने मेहनत की और जो मिला उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। मानसिक संतोष की आप बात कर रहे हैं, वो भी आवश्यक है। संतोष बहुत, देखिए वो लिखा है, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। जब आपने ईमानदारी से प्रयास किया तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आपका प्रयास ईमानदार नहीं है, अगर फिर आपको ये लगेगा यार थोड़ी और मेहनत कर देता तो ये काम बन जाता, लेकिन आपने ईमानदारी से प्रयास कर लिया, फिर हाँ मिले ना मिले, सफलता मिले ना मिले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? आपने अपना ईमानदार प्रयास किया था। सब गीता की आपने बात कही, अब अंत में हम इसको कंक्लूड करते हैं, काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हुआ। कर्मास की आपने बात कही। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए, लगभग वही बात आपने दोहराई। मेरा सवाल यहाँ ये है, जो अर्जुन ने भी शायद भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि अगर फल की चिंता ना हो तो व्यक्ति कर्म ही क्यों करे? फल की चिंता ही व्यक्ति से कर्म कराती है। हाँ, उन्होंने कहा फल की इच्छा ही कर्म करवाती है, लेकिन भगवान ने उनको बहुत डिटेल में समझाया, योग इसीलिए समझाया। जब उन्होंने कहा कि मेरा जब योग के बारे में भगवान उनको ज्ञान देने लगे कि योग क्या है, कर्म योग, और हाँ कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, ज्ञान योग बताया, सब तरह के योग बताए। तो तब उन्होंने बताया कर्म क्यों जरूरी है। वो काफ़ी डिटेल्ड विषय है। ठीक है। कर्म
जैसे मैं बात कर रहा था ना भाग्य की और कर्म की, उसका मल्टीप्लाई होके मिलता है आपको। ठीक है। अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा है और आप कर्म करेंगे ही नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। कम करेंगे तो भी काफ़ी सारा मिल जाएगा, और बहुत सारा कर्म कर देंगे और भाग्य भी अच्छा तो बहुत सारा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल। तो कर्म और भाग्य दोनों जरूरी हैं, प्रारब्ध और भाग्य कर्म दोनों जरूरी हैं। अंत में दर्शकों के लिए एक खास कोई मैसेज आप देना चाहें, और बहुत कम शब्दों में, कि किस तरह से करें और किस तरह से चलते रहें, कहाँ तक पहुँचना है, क्या कुछ संकल्प करें? देखिए, मैं ये कहता हूँ हर उम्र में एक अलग आवश्यकता होती है। जब आप बच्चे हैं तो पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। जब आप व्यापार में जाते हैं या अपनी जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे सफलता, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन जैसे आप रिटायरमेंट की एज में, हमारी एज में आते हैं, तो आपको अपने आप को जानना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उस समय आपको धर्म, कर्म, योग और ध्यान, इन सब बातों की तरफ मुड़ना चाहिए। मैं धर्म का मतलब ये नहीं है जिस भी धर्म को आप मानते हो, उसमें आगे बढ़ के आपको ये सीखना चाहिए कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, किस लिए आया था, मैंने अपना कितना उद्देश्य पूरा किया है। यानी अलग अलग समय पे अलग अलग प्रायोरिटी होती हैं। तो आप जिस भी सेगमेंट में हैं वहाँ पे अपना निश्चय करके रखें, परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखें, निश्चय को अपना संकल्प जो करें वो सोच समझ के करें और उसको फिर फॉलो करें। ये बहुत ज़रूरी है सफल होने के लिए। वीरेंद्र गर्ग साहब को आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गर्ग साहब को आपने बात सुना, तमाम जो बातें थी उन्होंने बताई, अपने जीवन से जुड़ी हुई, अपनी सफलता से जुड़ी हुई, उनकी जो सोच है वो किस तरह से रही, धर्म को साथ लेकर चलना क्यों आवश्यक है, समाज को साथ लेकर चलना क्यों आवश्यक है, और इन सभी चीज़ों का आपके जीवन में क्या कुछ महत्व है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, और आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति के अंदर होनी आवश्यक है, दृढ़ संकल्प क्या होता है, अंदर की जो शक्ति है वो क्या होती है, उस सबको पहचानना कितना आवश्यक है, व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता है, और आप या आप में से बहुत सारे लोग क्यों पीछे रह जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो इसको आगे शेयर करें, साथ में कमेंट्स करके आगे हमें ये बताएं कि अगले पॉडकास्ट में आप किस मेहमान को देखना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।